हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स, ठीक है, सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। पढ़ने जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले तो हमें सेट्स पता होना चाहिए कि सेट्स है क्या। इस चैप्टर का जो नाम है इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। तो पहले इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं, डिफाइन क्या है। चलो डिफाइन देखते हैं पहले। सेट्स क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड, जिसको हम वेल डिफाइन कर सके। जैसे कि मतलब कि आप ऑब्जेक्ट्स की जगह समझ सकते हैं कि कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई भी चीज, एनीथिंग, बस वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड ये होता है सर कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं और वही क्वेश्चन दूसरे पर्सन से पूछूं तो वो चेंज नहीं हो, ऐसा कलेक्शन जो चेंज ना हो। जैसे कि सर समझ नहीं आ रहा, समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर के लिए एक ने मुझे बताया सर 2 4 6 8 ऐसे करके चलता जा रहा है, ठीक है, ये आ गया। मैंने दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी मेरे को यही बोला कि सर 2 4 6 8 चलता जा रहा है, ठीक है। तीसरे के पास गया, उसने भी सेम बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वेल डिफाइंड है, पहले ही इवन नंबर कहा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो मैं उसको सेट कहूंगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं कि नंबर के लिए ही रिलेट करे, ठीक है, काफी सारी कंडीशंस होती हैं, इनके लिए हम पढ़ेंगे। पहले जरा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, ठीक है। सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है, ठीक है। पहला मेथड क्या है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। और सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है सर सेट बिल्डर फॉर्म। अरे सर अभी समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ इसको ध्यान रखो, इन बातों को सिर्फ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट की डिफाइन क्या होती है सर? वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसको हम वेल डिफाइन कर सके, ठीक है, जो चेंज ना हो। आप ये भी कह सकते हैं इट डजंट चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान पर अगर हम सेम ही क्वेश्चन को पूछें तो वो चेंज ना हो, उसका कलेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद टाइप पे चलते हैं। ये तो हमने रिप्रेजेंट की बात करी, ठीक है। टाइप पर देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं सर। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने टाइप के होते हैं? जब इतना हम जान ही रहे हैं कि सेट क्या है तो इसके टाइप भी तो होंगे। हाँ होते हैं। देखो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है मेरा, ठीक है, फर्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। सर एम्प्टी सेट क्या होता है? सारे बताऊंगा, ठीक है, सारे। अभी सिर्फ याद रखना, एम्प्टी सेट यानी कि इसको हम नल सेट भी कह देते हैं, वॉइड सेट भी कह देते हैं। अगर इनमें से कोई भी नाम आता है, एक ही बात है, एम्प्टी का वैसे नाम से ही पता चल रहा है खाली, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। अभी फिलहाल नाम से ध्यान रखना। सेकंड क्या है मेरे पास? सेकंड है सर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से नाम से पता चल रहा है, ऐसा कलेक्शन, ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फाइनाइट यानी कि जिसको हम बता सकें कि सर इतने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक एग्जांपल लिया था कि सर 2 के कह रहा हूं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स के लिए क्या कहा गया? 2 4 6 8 से चलता जा रहा है, ठीक है। ये क्या है?
इनफाइनाइट नंबर तक चलता जा रहा है। हमें उसने बोला ही नहीं कि कहां तक जाना है, हमसे उसने बोला कि इवन नंबर बताओ, तो इवन नंबर यहां से स्टार्ट हो गए और चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। लेकिन अगर मैं इसमें कंडीशन डाल दूं, मैंने इसमें कंडीशन डाल दी कि इवन नंबर तो बताओ लेकिन 10 से छोटे, स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10 की बात करूंगा तो इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहां पर इसको खत्म कर दूंगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में आया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट यानी कि जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स हम काउंट ना कर सकें, ठीक है। फाइनाइट जिसके अंदर हम काउंट कर सकें, सही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। थर्ड आता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, इक्वल कौन से होते हैं सर, इक्वल सेट वो होते हैं जैसे कि दो कलेक्शन है और दोनों ही कलेक्शन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट्स हो। जैसे कि मेरे पास समझने के लिए एक ए सेट है, अच्छा ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, सेट को हम किस तरीके से ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। सेट को ब्रैकेट करने का तरीका ये होता है, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं ये, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लगाया था ना। आप क्या करेंगे, अगर आप सेट बताएंगे ना किसी को, तो सेट के लिए हम ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसको सेट ब्रैकेट भी बोलते हैं आप। तो अगर जैसे मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 एंड 4, सही है, और दूसरा सेट है बी, दूसरा सेट है बी, क्या होगा वो 2 3 4 1, ठीक है, ऐसे करके। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने इसमें एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, यहां कितने 4 एलिमेंट, क्या 1 है 1 है 2 है 2 है 3 है 4 भी है, सारे हैं, तो ये इक्वल कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐड कर दूं, मैंने मान लो 0 ऐड कर दिया, 0 इसमें तो है इसमें नहीं है, तो यहां पर मैं कहूंगा सर A नॉट इक्वल टू B एज ए सेट, ठीक है। A सेट हमारा B सेट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि B के सारे एलिमेंट A में हैं, लेकिन A के अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 0 एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास ध्यान रखना एग्जैक्टली, इस वर्ड का ध्यान रखना, एग्जैक्टली इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जितने एलिमेंट A में है उतने ही एलिमेंट B में होने चाहिए और सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। नंबर भी और मतलब डिजिट वाइज भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इक्वल सेट पे तो हमने पढ़ लिया कि इक्वल सेट क्या होता है। इसके बाद कौन से सेट आते हैं सर, इसके बाद आते हैं फोर्थ पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ सेट में आता है आपका पावर सेट। क्या आता है, पावर सेट। इसको पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक थोड़ा मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको बात के लिए रखते हैं कि पावर सेट होता क्या, यहीं तक पढ़ते हैं अभी इक्वल सेट तक, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। इसको नोट कर लेना कि सेट होता क्या है, सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रूस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है अभी, और सेट कितने टाइप के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन से सेट्स हैं, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। चलो करते हैं, फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं। जनवरी जे से स्टार्ट होता है, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आ गया, चलो ठीक है सर, जून में भी जे से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे मंथ खत्म। अच्छा अब एक बार बताना जरा, ये जो मेरे पास सेट आया है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि क्या ये कलेक्शन सेट है, आप बताओ। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि साल में पूरे ईयर के अंदर हमारे पास कितने मंथ ऐसे हैं जिसके जो फर्स्ट लेटर है वो जे है, तो आप भी क्या मुझे ये तीनों ही बताओगे, कोई चौथा बता सकता है क्या? आप में से क्या कोई मुझे चौथा मंथ बता सकता है जिसके अंदर जे है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता सर? यही है, वेल डिफाइंड है ये, तो वेल डिफाइंड है, यस यस, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? यस, इट इज अ सेट। और आप ये इसके आंसर के जस्टिफाई में बताएंगे, ठीक है, ना ही इससे कम होंगे ना ही इससे ज्यादा होंगे।
चलो सेकंड पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इसका बताओ जरा जल्दी से, सोच लो दिमाग में कि इसका क्या होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अगर मैं राम से पूछ रहा हूं, मान लो, ठीक है, अगर मैंने क्या करा कि राम से पूछा कि राम आप बताओ कि कितना जो है हमारे जो इंडिया के अंदर हैं राइटर हैं, तो आप बताओ कौन कौन से मोस्ट टैलेंटेड हैं। 5 का बताओ, 10 छोड़ो 5 का बताओ। तो उसने बताया सर ये है, किसी ने मुझे बताया मुंशी प्रेमचंद, किसी ने बताया चेतन भगत, किसी के और भी होंगे, ठीक है। दूसरे के पास गया, दूसरे ने अलग बता दिए मुझे। तीसरे के पास गया, तीसरे ने 1-2 सेम बताया और बाकी अलग बता दिए। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? टैलेंट का भी तो हम बेस पता होना चाहिए ना, किस बेस पे आप कह रहे हो, किस बेस पे आप कह रहे हो। किसी की कविता अच्छी होती है, ठीक है, किसी की कहानियां अच्छी होती हैं। तो जब तक हमें कंडीशन भी वेल डिफाइन ना की जाए, ठीक है, स्पेसिफाई ना की जाए, जब तक हम किसी भी कलेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे देखो यहां बता दिया था कि जे से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। यहां क्या करा था, स्पेसिफाई कर दिया उसने कि मंथ तो चाहिए मुझे, लेकिन कौन से चाहिए, जो जे से स्टार्ट होते हो। यहां मोस्ट टैलेंटेड की बात कर दी, लेकिन टैलेंटेड किस बेस पे भाई? ऐसे थोड़ी ना कि हम जो है टैलेंटेड के बारे में पूछ रहे हैं और कोई बता रहा है मेरे को चेतन भगत है, किसी ने बताया मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है, तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होंगे। यहां पर क्या लिखूंगा मैं? नो। इसका आंसर क्या आएगा? नो। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर ये तो है सेट, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, विराट कोहली और भी कई सारे क्रिकेटर होंगे माइंड में, तो बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर भी उसने बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की तो बात कर दी, लेकिन किस बेस पे कह रहे हो भाई? सेंचुरी के बेस पे कह रहे हो, सिक्सेस के बेस पे कह रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं सेंचुरी के बेस पे बोलूं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हमारे टॉप पर आ गए, उसके बाद दूसरे बैट्समैन आ गए। लेकिन अगर मैं किसके बेस पे कहूं? 6 के बेस पे कहूं, तो वहां पर शाहिद अफरीदी आगे निकल जाएंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे टॉप पर। तो यहां पर क्या होगा कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। किसी के हिसाब से कोई बेस्ट होगा, किसी के हिसाब से कोई बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या मैं लिख दूं यहां पर? नो। चलो इसका भी आंसर मैंने नो लिख दिया। अगर किसी को समझ में ना आए तो थोड़ा सा सोचना, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सारे लड़के, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, इसमें मेरे से क्या कहा गया कि आपकी क्लास के सारे लड़के, मेरी क्लास के सारे लड़के, ठीक है, होंगे, ये सेट है। हाँ, मेरी क्लास में इतने लड़के हैं, मैं उनको वेल डिफाइन कर सकता हूँ, ये इतने। और अगर आप वही चीज मेरी क्लास के किसी दूसरे इंसान से पूछेंगे तो वो भी भाई यही बताएगा। लेकिन अगर मैं वही चीज किसी और क्लास के लिए चला जाऊं, जैसे मान लो कि मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूं, मैं 11th में स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, मेरा सेक्शन 11th ए। 11th ए के अंदर मेरे स्कूल में गए और वहां मेरे से बोला गया कि हाँ भाई कि अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का जो बॉयज स्टूडेंट हैं उनके नाम बताओ। मैं बता दूंगा सबके नाम क्योंकि मुझे पता होंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्लास चेंज कर दी तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, नाम भी चेंज हो जाएंगे उनके। तो जब तक हमें क्लास पर स्पेसिफाई ना किया हो, जब तक हम इसके बारे में आंसर नहीं दे सकते। इन योर क्लास, मैं जैसे कि मान लो आपसे पूछ रहा हूं तो हाँ आप बता सकते हो कि आपकी क्लास का ये है, तो इसलिए मैं इसके आंसर क्या लिख रहा हूं? यस लिख रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर क्या लिख रहा हूं? यस, क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा वो तो वेल दिखाई नहीं बताएगा सर ये होंगे, और उसके हिसाब से वो ठीक होगा, उसके हिसाब से वो ठीक होगा। अगर वही सेम क्वेश्चन मैं दूसरे बच्चे से जाके पूछूंगा उसी क्लास के, उसी के क्लास के, तब मेरा आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है, लेस देन 100 की बात हो रही है, तो लेस देन 100 जितने भी नेचुरल नंबर होंगे तो स्टूडेंट मुझे सेम ही आंसर देंगे सर, 1 to 99, ठीक है। कोई अलग दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है, जो नालायक होगा वो अलग दे सकता है, ठीक है। लेकिन जिसको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग मुझे बताएगा, यानी कि यस, इसको भी हम वेल डिफाइन कहेंगे, ठीक है। चलो, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन, ठीक है,
किसका कलेक्शन? नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं उसका कलेक्शन बोल रहा है कि क्या वो एक सेट में होंगे? होंगे, लेकिन मतलब इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हाँ, सारे अगर हों, अगर यहाँ लिखा होता ऑल नॉवेल्स, तो हाँ हम कह सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब ऑल नहीं दे रखा है तो हम ऑल क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे कि ऑल की ही बात हो रही है, जब तक उसने स्पेसिफाई नहीं कर रखा। क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी होंगे, क्योंकि जब तक हमने स्पेसिफाई नहीं किया हम सारे समझ के चलेंगे, तो यानी कि सबकी ही बात कर रहा है। जो सबकी बात करेगा तो हाँ, जितने भी नॉवेल्स होंगे उसको मैं एक सेट के अंदर बता सकता हूँ कि हाँ सर ये हैं, यहां से लेकर इतने हैं, चाहे वो कितने भी हों, चाहे वो कितने भी नॉवल हो, मैं उसको एक सेट में रख सकता हूं, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या दूंगा मैं? यस दूंगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंटीजर्स भी मैं बता सकता हूं। बताओ, अगर मैं इंटीजर्स के बारे में आप लोगों से पूछूं तो आप भी तो इसका वही बताओगे ना, इवन इंटीजर्स के बारे में। इवन इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होंगे भाई? देखो, एक तो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए इवन की बात कर रहे हैं तो 2, 4, 6 ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक, और अगर नेगेटिव के लिए बात करें तो -2, -4 ऐसे ही करके माइनस इनफाइनाइट तक। यही बताएंगे ना, कोई अलग तो नहीं बताएगा भाई। 1, 3 बता सकता है कि वो तो ऑड होंगे ना, वो या फिर गलत बताएगा, हमें गुमराह करेगा, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स की बात करें तो ये वेल डिफाइंड है, यानी कि यस, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर की बात कर रहा है, चैप्टर 1 की बात कर रहा है, सेट्स की बात कर रहा है। तो सेट्स के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, क्या वो सब एक कलेक्शन में आ सकते हैं? हाँ सर, आ सकते हैं। वो तो वेल डिफाइंड होंगे ना, काउंट कर सकते हैं ना उन्हें। अगर मैं यही चैप्टर 1 इसी बुक का किसी दूसरे बच्चे को दूं कि सर ये रही आपके पास बुक और इसमें से बताइए जरा कि इसमें कितने क्वेश्चन है, वो भी सेम ही बताएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको भी हम वेल डिफाइंड कहेंगे। चलो लास्ट वाला पढ़ लो जल्दी से। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, ठीक है, इसको बता सकते हो। किसी के लिए टाइगर होगा, किसी के लिए एलिफेंट होगा, किसी के लिए भालू होगा, तो इसको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या दोगे आप? नो दोगे, ठीक है। किसी को तो कॉकरोच और छिपकली से भी डर लगता है, तो उसके लिए कॉकरोच और छिपकली भी होंगे, ठीक है। तो एनिमल्स की बात हो रही है, हालांकि यहाँ एनिमल्स में काउंट नहीं करोगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि हर किसी के लिए डेंजरस एनिमल चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, आपको थोड़ी सी ना मैं नंबर सिस्टम याद दिला देता हूं, क्योंकि उसका बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, बहुत यूज होने वाला है, और आगे भी सभी चैप्टर्स में लगभग काफी ज्यादा यूज है, ठीक है। सेट्स का भी, इस चैप्टर का भी, इस चैप्टर का चैप्टर 1 सेट्स का यूज चैप्टर 2 में होगा, रिलेशन फंक्शन में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में होगा, और भी काफी ज्यादा कंसेप्ट हैं जिसके अंदर हम सेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ लेते हैं, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम हमने 9th क्लास में पढ़ा था। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या है सर? नंबर सिस्टम ये है सर कि नंबर मतलब जो नंबर्स हैं, जो काउंटिंग है, नंबर को सुन के तो काउंटिंग ही ध्यान आती है ना, 1 से लेके 100 तक या जो भी है आगे तक, ठीक है। हमारे पास नंबर जैसे आ रहा है ना नंबर सिस्टम, तो एक चीज तो बचा गई, काउंटिंग को लेकर है कुछ। काउंटिंग हमने कैसे कैसे पढ़ी है, ये देखो, नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली चीज रियल नंबर, पहली चीज रियल नंबर, और दूसरी है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने इसका डिस्कस नहीं किया था, लेकिन चैप्टर 5 में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रियल नंबर के अंदर क्या होता है? रियल नंबर के अंदर सर आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर सारे आ जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे होते थे। सबसे पहले रियल नंबर में आते थे हमारे नेचुरल नंबर। क्या आते थे हमारे? नेचुरल नंबर। एक बात और बता दूं, रियल नंबर हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर हमारे 1 से लेकर कहां तक?
प्लस के इंफिनिटी तक नंबर जाते हैं, सही है। इसके बाद सेकंड क्या आता है जो हमने पढ़ा, सेकंड आता है सर होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 और ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये हो जाता है। होल नंबर के बाद क्या आता है, होल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर्स। होल नंबर के बाद क्या आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक, और ऐसे ही नेगेटिव नंबर, ठीक है, -2 -3 और ये माइनस के इंफिनिटी तक ये जा रहे हैं, ठीक है। जीरो एक ऐसा इंटीजर होता है जो कि ना कि पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, लेकिन वो काउंट किया जाता है, ठीक है, जीरो भी हमारा इंटीजर होगा। इसके बाद क्या होता है, इंटीजर्स के बाद हमारे आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं सर, रैशनल नंबर याद हो अगर आपको तो रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि 1 को भी मैं 1/1 लिख सकता हूं, -3 को भी मैं -3/1 लिख सकता हूं, या नॉर्मल भी मैं किसी भी नंबर को, जैसे कि मान लो कि 1.5 है, यहां तो पॉइंट हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, ठीक है। ऐसे नंबर जिसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, रैशनल नंबर कहते हैं। इसके बारे में जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि हमने ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं सर, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हम ऐसे भी पढ़ चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जैसे कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की टर्म में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और इसका एंड पॉइंट होता है। ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है। अगर किसी को इस टॉपिक में दिक्कत है तो क्लास 9th की जाकर वीडियोस देख लें, ठीक है, वहां पर नंबर सिस्टम में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है। रैशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, यही हमारे नंबर्स होते हैं। इसके बाद प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ये सब भी हमने पढ़े हैं, थोड़ा सा याद दिला दो। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, ठीक है, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, जैसे कि 2 3 5 7 और ऐसे करके काफी सारे नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में आप जानते हो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी बात आप जानते हो, ठीक है। यहां पर कुछ बच्चों को ये शायद बातें ना पता हो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर को छोड़ दो, प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद जो भी नंबर्स बचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 1, ठीक है, 2 3 आ गया, इसमें 4 5 6 आ गया, ठीक है, 7 इसमें आ गया, तो 8 9 ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, आप क्या ध्यान रखने वाली बात है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में 1 काउंट नहीं होता, ये जानबूझ के लिखा था मैंने, ठीक है। 1 नंबर जो है, यानी कि 1 जो है वो ऐसा नंबर है हमारे पास जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। 1 को हम कंपोजिट में भी नहीं रखेंगे और प्राइम में भी नहीं रखेंगे। तो प्राइम नंबर आपको पता चल गया, कंपोजिट पता चल गया, ये सब भी आपको पता चल गया। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इनका बहुत यूज होगा, ध्यान रखना। रियल नंबर को किससे, कैपिटल आर से। नेचुरल नंबर को किससे, कैपिटल एन से, ठीक है। उसके बाद होल नंबर को किससे, होल नंबर के लिए आप डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके लिए एक्चुअली कोई डिफाइन है नहीं, लेकिन अगर डब्ल्यू लिखा हुआ है तो होल नंबर ही हम उसको कंसीडर करते हैं और बुक में इसी का यूज किया हुआ है। इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए z आता है, इंटीजर्स के लिए क्या आता है, z आता है, ठीक है। z प्लस z नेगेटिव से भी हम इसको डिनोट कर देते हैं। देखो मतलब अगर z प्लस से ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। z नेगेटिव लिखा हुआ है, यहां पर अगर मैं क्या कर दूं, नेगेटिव लगा दूं तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। यानी कि z हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स के लिए। रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, किससे, q से।
और Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव फिर से वही बोलूंगा कि ठीक है कैपिटल Q से। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q, और Q पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर और Q नेगेटिव यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर। इरैशनल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, रैशनल हो गया, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रियल नंबर, इनको हम इन सबसे डिनोट करते हैं। इनका आगे बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इसके बाद जल्दी से इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो, इनके नोट्स बना लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर लेट ए क्या एक सेट है, मैंने आपको बताया था ये जो ब्रैकेट्स हैं ये सेट का सिंबल है, ठीक है, ये सेट को शो करने का सिंबल है। तो ये हमारे पास क्या सेट है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेस। अच्छा ये साइन है क्या? ये जो सिंबल्स हैं ये हैं क्या? ये वाला सिंबल और ये सिंबल है क्या, ठीक है। इसका मतलब बिलोंग्स टू, अगर ये हमें दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। क्या बोल रहे हैं? बिलोंग्स टू। और अगर हमारे पास ये और इसके ऊपर ऐसे करके क्रॉस डाला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके इसको काटा हुआ है, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। क्या है इसका मतलब? नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं? 5 ए यानी कि बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा है? 5 तो बिलोंग कर रहा है सर। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, ये लो बिलोंग का साइन बना दिया, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, 8 बिलोंग कर रहा है? नहीं, 8 तो है ही नहीं इसमें। क्या ए में 8 है और ए की बात हो रही है, तो यानी कि ये नहीं है। चलो अब इसको काट दिया। 0, क्या 0 है ए में? 0 भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। चलो फोर्थ पे आ जाओ, 4 ए में बिलोंग कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, तो बिलोंग का साइन बना दो ना, फिर क्या देरी लगा रहे हो। 2 बिलोंग कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। 10 इसमें नहीं है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू। यहां पर ये खत्म हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कितनी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का बहुत यूज है, ये इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म है क्या, ठीक है। ये जो रोस्टर फॉर्म है ये है क्या? रोस्टर फॉर्म वो है जिसके अंदर आप सेट के सभी एलिमेंट को लिखकर दिखाओगे। जिसके अंदर आप सेट के एलिमेंट को लिखकर दिखाते हो उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जिसके अंदर हम एलिमेंट ना लिखकर स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि ये यूज किया हुआ है। ये क्या बोल रहा है? ए एक सेट है x such that x is such that, इसका मतलब क्या है? such that। ये जो डबल डॉट डले हुए हैं, रेशियो वाला जो साइन है, ये रेशियो नहीं है, ये क्या है? x such that है, ठीक है। x such that x is an integer and क्या है वो? -x, मतलब -3 और 7 से बीच में, मतलब -3 से क्या है? बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। x की वो वैल्यू है। तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है ना अभी, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर, इस सेट के अंदर जो फॉर्म लिखी हुई है, इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर से आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म पे आ जाते हैं। चलो ये रोस्टर फॉर्म है क्या, इसको मिटा दें, ठीक है। रोस्टर फॉर्म पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया? रोस्टर फॉर्म यानी कि सारे एलिमेंट लिखकर दिखाने, ठीक है, लिखकर दिखाओ। क्या कह रहा है? x की वैल्यू क्या है? x इज एन इंटीजर -3 से बड़ा और इक्वल, -3 से बड़ा और इक्वल और 7 से छोटा। भाई देखो इसका मतलब यही तो है, -3 से बड़ा x, ठीक है, और क्या है? 7 से छोटा है x, ठीक है। तो चलो यहां लिखते हैं, -3 के इक्वल भी बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? इक्वल भी है। आप जानते हो ना इसका मतलब क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। तो चलो लिखते हैं, यानी कि -3 तो है ही x, और क्या है? -2 होगा, -1 होगा, इसी तरीके से -1 के बाद क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। यही तो होगा। इंटीजर की बात कर रहा था ना वो, किसकी बात कर रहा था सर? इंटीजर की बात कर रहा था। इंटीजर की बात कर रहा तो लिख तो दिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 7 के इक्वल नहीं बोल रहा, वो 7 से छोटा बोल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने 7 को
काउंट नहीं किया। -3 को काउंट क्यों किया? -3 को काउंट मैंने इसलिए किया क्योंकि -3 की इक्वल भी कह रहा था। ठीक है, ये आ गया। चलो फर्स्ट वाला तो खत्म, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? बी क्या है? x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है लेस देन 6, बहुत इजी है ना, लिख दो जरा। 1 2 3 4 5, ठीक है। लेस देन की बात कर रहा था, लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो 6 भी लिख देता, लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो यहाँ 6 भी लिख देता। 6 इसलिए लिखा क्योंकि बोल रहा लेस देन 6, 6 से कम, तो 6 से कम ये नेचुरल नंबर होंगे, मैंने लिख दिए। ठीक है, इतने आप समझदार हो। सी देखते हैं। x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, कोई 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स को प्लस करने पर, ऐड करने पर सम 8 मिल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? पॉसिबल पेयर बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मेरा यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या होगा? 7 ही होगा, पहला नंबर मिल गया। ठीक है, कौन सा नंबर मिल गया? पहला मिल गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। जिस तरीके से 1 7 17 है उस तरीके से 71 भी तो होगा, तो दोनों यहाँ लिख रहा हूँ एक साथ। ठीक है, 17 और 71। ठीक है, अब मान लो इस प्लेस पे 2 है, दूसरे प्लेस पर क्या होगा? दूसरे प्लेस पर 6 होगा। अब फिर से वही 26 को इंटरचेंज कर दो तो क्या आएगा? 62 आएगा। तो 62 के प्लेसेस, मतलब 62 के अगर डिजिट्स का मैं सम करूंगा तो भी तो 8 ही मिलेगा, यानी कि 26 और 62, 26 और 62 करते जाओ आगे। ठीक है, आगे करूंगा क्या आएगा? 3 5 35, इन दोनों का सम 8, 53 का भी सम। तो चलो मैंने लिख दिया 35 एंड 53। अगला कौन सा आएगा नेक्स्ट? 44। तो 44 का उल्टा मत कर देना भाई, 44 का उल्टा 44 ही होता है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्या मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। 5 3 तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, ये देखो ये लिखा हुआ। ठीक है, तो और कोई नंबर नहीं होंगे, ऐसे सिर्फ इतने ही नंबर हैं, इनको हमने वेल डिफाइन कर दिया, सेट की फॉर्म में लिख दिया। पार्ट नंबर 4 पर बढ़ते हैं। जिसको समझ में ना आए वीडियो को 1 मिनट पीछे रिवाइंड कर दे, ठीक है, और फिर से देखना स्टार्ट कर दे, समझ में आ जाएगा। डी पार्ट, x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 का क्या है? डिवाइजर है। 60 को यानी कि डिवाइड कर पा रहे। डिवाइजर हम जानते हैं ना यार, ये सारी बातें बतानी पड़ती है तुम्हें। ये क्या है? डिवाइजर, ये डिविडेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो हमारा यहाँ बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। चलो यही है ना, तो हमसे कह रहे हैं कि 60 का डिवाइजर है, ये है 60 को डिवाइड कर देता है। तो ऐसे नंबर बताओ, तो इसकी सीधी सीधी सी बात 60 के फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? और प्राइम नंबर भी बोल रहा है। क्या कह रहा है? x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जो 60 को डिवाइड कर देते हैं? बताओ जरा जल्दी से। अब 2 के टेबल में आता है? हाँ सर 2 के टेबल में तो आता है, तो लिख दो हम। और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 3 के टेबल में आता है? हाँ है, और 3 प्राइम नंबर भी है, लिख दिया। उसके बाद 4 के टेबल में आता है? आता है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है भाई। ठीक है, तो 4 मत लिख देना, 5 पे पढ़ो। 5 प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 6 से डिवाइड होता है, सही है, लेकिन डिवाइड होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी होना चाहिए। कंडीशन गिवन है ना प्राइम नंबर की। जब प्राइम नंबर नहीं है तो हम कैसे ले सकते हैं? 6 7 नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। 11 नहीं आता, 12 आता है, लेकिन उसके लिए क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है 12। ठीक है, ऐसे और कोई नंबर है जो मतलब कि आ रहे हैं आगे? मेरे हिसाब से आगे नहीं आ रहे। ठीक है, यही हमारे फैक्टर्स होंगे। यहां पर डी पार्ट हमारा खत्म हो गया। ई पार्ट पे आते हैं। किस पे आते हैं? ई पार्ट पे। चलो ई देख लेते हैं। ई में हमसे क्या कह रहा है? E the set of all letters in the word trigonometry। हो सकता है शायद मैंने आपको एक बात बताई हो या ना भी बताई हो, तो ध्यान रख लेना, सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते। सेट के अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हमसे यहां पर कहा गया कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिस वर्ड से बन रहा है या जिन लेटर से बन रहा है, ठीक है, तो वो लेटर्स इसके अंदर लिखो, सेट के अंदर लिखो। ठीक है, लिख देते हैं। P लिख दिया मैंने, R लिख दिया, ठीक है, कॉमा,
आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ओ रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, एम लिख दो, ठीक है। ई अभी नहीं लिखा, लिख दो। उसके बाद टी लिख चुका हूं, आर लिख चुका हूं, वाई लिख दो, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, ब्रैकेट आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही बनाओगे सेट के लिए, सेट का सिंबल भी यही है, ठीक है। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूं तो ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, एफ क्या है, एफ के वो सारे लेटर्स लिखो जो बैटर में आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, इसी के जैसे तो है, बी ई टी में लिख चुका हूं, ई में लिख चुका हूं, आर ये आ गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मजा भी आया होगा करने में, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, आज यहीं पे खत्म करते हैं 1.1 को, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। जब तक आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन क्वेश्चन के बेसिस पे जो एग्जांपल्स है हमारे, इनके पहले एग्जांपल्स दे रखे ना, वो एग्जांपल आप करके देख लो, ठीक है। थैंक यू।